तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बजट 2025 के बाद नए इनकम टैक्स बिल 2025 में कैश के लेन देन के जो नए नियम है उसके बारे में। यानी कि अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक व्यक्ति को कितना कैश में दे सकते हैं या उससे ले सकते हैं, एक दिन में एक व्यक्ति से कितना कैश ले सकते हैं या दे सकते हैं। गाइस कैश की ट्रांजैक्शन के नए नियम के बारे में जो एप्लीकेबल है आपके नए इनकम टैक्स बिल 2025 के हिसाब से, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं गाइस। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और गाइस हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए गाइस मुद्दे की बात कर लेते हैं गाइस। तो मुद्दे की बात यह है, ये मैंने ओपन कर रखा है अपने पास नया इनकम टैक्स बिल 2025, या मैं इसको कह सकता हूं न्यू इनकम टैक्स एक्ट बनने वाला है 2025। अब कैश की ट्रांजैक्शंस के बारे में गाइस हमारे पास यहां पर कहता है सेक्शन 185, जो कि हमारा दे रखा है पेज नंबर 232 पर। तो ये सीधा मैं आ गया हूं जहां पर बात होती है मोड ऑफ पेमेंट इन सर्टेन केसेस, यानी कि कुछ केसेस के अंदर पेमेंट की बात हो रही है कैश की ट्रांजैक्शंस को लेकर। तो ये आपका डिफाइन है चैप्टर 12 के अंदर ये डिफाइन है आपका। तो आज बात करेंगे मोड ऑफ टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन, डिपॉजिट और एनी स्पेसिफाइड सम। क्या कहता है पहले ये समझ लेते हैं। पहले लॉ की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको सिंपल समझाऊंगा। नो पर्सन शैल टेक और एक्सेप्ट फ्रॉम अनदर पर्सन एनी लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं ले सकता कोई भी पैसा लोन के रूप में, डिपॉजिट के रूप में, एक्सेप्ट। गाइज यहां पे आपको ध्यान देना है, ये जो लिखा ना एक्सेप्ट थ्रू, यानी कि सिर्फ इन चारों मोड के अलावा किसी और मोड में वो लेन देन नहीं कर सकता। अब अमाउंट आपको बता दूंगा कितना, जरा ध्यान से समझते हैं किन किन में डील कर सकता है। यानी कि एक व्यक्ति अगर किसी को लोन दे रहा है, किसी से लोन ले रहा है, डिपॉजिट दे रहा है या किसी और अदर ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उस केस में वो कर सकता है अकाउंट पे ही, चेक के थ्रू कर सकता है जितना मर्जी चाहे, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर किसी भी अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकता है। यानी कि यूपीआई के थ्रू लेन देन कर रहे हो, मान लो मैं अपने एक दोस्त से 1 लाख रुपए क्या ले रहा हूं, उधार ले रहा हूं, लोन ले रहा हूं, तो क्या कह रहे हैं कि आपको अकाउंट में लेना है, आपको ऑनलाइन मोड से लेना है, डिजिटल मोड से पेमेंट लेनी है। मैं किसी से डिपॉजिट ले रहा हूं तो अगेन किससे लेनी है, वो मुझे ऑनलाइन मोड से लेनी है। आप ध्यान रहे, ये कहता है अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट, यानी कि जो वो लोन का अमाउंट है, डिपॉजिट का अमाउंट है या जो भी सम है, जो भी आप ले रहे हो, उसका जो टोटल अमाउंट है वो आपका 20,000 या उससे ज्यादा है तो आपको जो है वो अकाउंट पे ही ड्राफ्ट यानी कि ऑनलाइन मोड से लेना है। इसका मतलब अगर मैं सिंपल इस आम, हालांकि कहा जा रहा था कि बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाएगा नया टैक्स बिल, भाई आम आदमी इसको पढ़ने में दिक्कत है, आम आदमी को, ठीक है ना। प्रोफेशनल तो समझ जाएंगे हम लोग, लेकिन आम आदमी के लिए कहा गया था कि बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट होने वाला है। अरे तो कुछ ज्यादा ही सिंपल कर देते ना इसको, इतना ये एक्सेप्ट थ्रू प्रोवाइडेड दैट, सिंपल लिख देते यार, सिंपल समझ आ जाता। अब इसका नटशेल बता देता हूं। तो अगर आप किसी व्यक्ति से पैसे ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, डिपॉजिट ले रहे हैं, किसी तरह का पैसा ले रहे हैं, तो आप कैश में 19,999 रुपए ले सकते हैं। सिंपल सी बात यह है। इसका मतलब अगर आप 20,000 रुपए या उससे ज्यादा का लेन देन कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं या पैसा दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं, डिपॉजिट ले रहे हैं, कोई भी पैसा ले रहे हैं, तो वो आपको अकाउंट पे ही, चेक के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने अपने दोस्त से उधार ले लिया 15,000 रुपए, तो वो 15,000 मुझे कैश दे रहा है तो मैं ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लॉ अलाउ कर रहा है, हमें नया इनकम टैक्स बिल 2025 अलाउ करता है। अब मान लेते हैं वो मुझे दे रहा है 19,900 रुपए कैश में, बिल्कुल अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले सकता हूं उससे।
अब वो मुझे 20,000 रुपए दे रहा है कैश में, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मना कर दूंगा। लॉ के हिसाब से ये चीज सही नहीं है, क्योंकि 20,000 या इससे ज्यादा है तो ऑनलाइन मोड से आपको दोस्तों लेना पड़ेगा। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें कोई फॉलो नहीं करता है, फिर भी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इन सब चीजों के ऊपर, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि कल को अगर केस लगता है ना, तो फिर उस टाइम पे ये नहीं देखा जाता नहीं मैंने तो पैसे नहीं लिए थे, उसने मुझे दे दिए जबरदस्ती, ये वाले कुछ नहीं होते, प्रूफ देना होता है गवर्नमेंट को। तो ध्यान रहे, आप जो है लोन ले रहे हैं, डिपॉजिट ले रहे हैं, किसी से अमाउंट ले रहे हैं, तो सिर्फ 19,999 तक कैश में ले सकते हैं। उससे ऊपर अगर लेना है तो उसके केस में आपको ऑनलाइन मोड से लेना पड़ेगा, यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, जो भी मोड है। गाइस ये तो हमने बता दिया किसके केस में, अगर आप ले रहे हैं किसी से पैसे। अच्छा, दूसरा, अगर उसकी पेमेंट आप कर रहे हैं तो भी उस केस में मान लेते हैं मैंने पैसे तो ले लिए 1 लाख रुपए अकाउंट में, ठीक है, तो मैंने यहां पे लॉ का उल्लंघन नहीं करा, उसने मुझे 1 लाख रुपए मेरे दोस्त ने मेरे अकाउंट में दे दिए। अब मैं उसको रीपे करना चाहता हूं, तो अगेन दोस्तों क्या होगा, रीपे केस में भी सेम एप्लीकेबल होगा। रीपे केस में कि क्या 19,900 रुपए मैं उसे कैश में दे सकता हूं 99,999 पे, बाकी के अमाउंट मुझे ऑनलाइन देना पड़ेगा। यानी कि 1 लाख रुपए में अगर मैं बात करूं तो हालांकि मुझे 1 लाख जितने अकाउंट में आए 1 लाख अकाउंट से ही देने चाहिए। अगर नहीं दे सकता मैं तो 19,999 में कैश दे दूं, बाकी का जो अमाउंट बचा वो मुझे किस में देना पड़ेगा, 80,001 रुपए वो मुझे देना पड़ेगा किसके अंदर, अकाउंट पे ही, चेक, ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन मोड से। तो गाइस ये तो मैंने समझा दिया कि आप एक ट्रांजैक्शन अगर कर रहे हैं। अच्छा, अब कहता है ये सबसेक्शन 1 की जो प्रोविजन है आपकी वहां अप्लाई नहीं होगी जहां पे आप डील कर रहे हैं, जहां पे आप कोई भी लोन डिपॉजिट ले रहे हैं, किसी बैंक से ले रहे हैं, जहां पे गवर्नमेंट से ले रहे हैं, कोई भी कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश बाय सेंट्रल एक्ट है, गवर्नमेंट कंपनी से ले रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, तो वहां पर ये इंस्टीट्यूशन का मेरा मतलब यहां पे हो गया एनबीएफसी कवर होगी, तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं सबसेक्शन 3 की, और कहता है कि सबसेक्शन 1 की जो प्रोविजंस है वो वहां पर भी अप्लाई नहीं होगी। कहां पर, जरा ध्यान से सुनना गाइस, क्या कहता है अभी ये सबसेक्शन 3 कहता है, सबसेक्शन 3 की यहां पे जो प्रोविजन है वहां पे अप्लाई नहीं होगी जहां पर आप जो है आपकी एग्रीकल्चर इनकम है एंड नाइदर एज एन इनकम चार्जेबल टू टैक्स, और आपकी कोई भी इनकम क्या है, चार्जेबल नहीं है इनकम टैक्स में। एग्रीकल्चर इनकम से डील कर रहे हो तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। कहता है 2 लाख रुपए आपके क्या है, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे 20,000 की जगह अगर कोई भी लोन या डिपॉजिट, अब ध्यान से सुनना, यानी कि 20,000 का केस तो मैंने आपको समझा दिया जहां पे आप लेन देन कर रहे हो 20,000 पे, लेकिन ये 20,000 को 2 लाख हम गिनेंगे तब, किस केस में, अगर आपका लोन और डिपॉजिट जो है अगर कोई प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के द्वारा लिया जा रहा है, रूरल डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लिया जा रहा है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी क्रेडिट और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के द्वारा लिया जा रहा है, तो उस केस में आपको अलाउड है। चलिए जी, अब काफी लोगों के मन में क्वेश्चन था, सर ये बताइए कि अब एक व्यक्ति अगर डील कर रहा है किसी एक व्यक्ति के साथ तो एक दिन में कितना अमाउंट ले सकता है। ध्यान से सुनना, इसके लिए सेक्शन 186 है चैप्टर 12 का, क्या कहता है, नो पर्सन शैल रिसीव 2 lakhs और मोर। थोड़ी जो लॉ की लैंग्वेज होती है थोड़े नेगेटिव फॉर्म में होती है, तो समझने की कोशिश करना। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट किया है गवर्नमेंट ने, जैसे जीएसटी को प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट ने, ये बोला है। एनीवे, नो पर्सन शैल रिसीव 2 lakhs और मोर, कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता 2 लाख के बराबर या उससे ज्यादा, किससे, इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन, एक व्यक्ति से टोटल मिला के एक दिन में। एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक व्यक्ति को इनवॉइस भेजा 4 लाख रुपए का, ठीक है जी, अब वो क्या कर रहा है, वो मुझे सुबह आके देता है 1 लाख रुपए, दोपहर में दे दिए 1 लाख रुपए, रात को दे दिए 1 लाख रुपए, रात होते होते 12 बजे से पहले दे दिए 1 लाख रुपए, तो टोटल मिला के उसने मुझे एक दिन में 4 लाख तो दे दिए ना, अलाउड नहीं है। 2 लाख के बराबर या उससे ज्यादा आप किसी एक व्यक्ति से नहीं ले सकते हो, ध्यान रहे, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। पेनल्टी भी बताऊंगा साथ में भी आने वाले उसमें। एग्रीगेट एक पर्सन से, टोटल मिला के एक व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख के बराबर उससे ज्यादा का आप अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते कैश में। अब ये बता दूं मैं आपको, इसका मतलब अगर आप ज्यादा ले रहे हो, 2 लाख से ज्यादा ले रहे हो, तो आपको फिर अगेन वो कहता है लॉ कि आपको अकाउंट पे ही चेक से लेना पड़ेगा, ड्राफ्ट से लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग मोड से लेना पड़ेगा, एनईएफटी, आरटीजीएस जो भी करना है, और इलेक्ट्रॉनिक मोड से यानी कि यूपीआई के थ्रू। ये आपने ध्यान रहे। अच्छा, अब बात करते हैं एक सिंगल ट्रांजैक्शन को लेकर भी आप 2 लाख के बराबर या उससे ज्यादा का जो है कैश नहीं ले सकते, यानी कि 2 लाख रुपए तक कैश ले सकते हो। समझ जाओ बात को। सॉरी, अगर मैं बात करूं 1,99,999, राइट, दिस इज द राइट अमाउंट, 1,99,999 कैश में ले सकते हो। 2 लाख के बराबर उससे ज्यादा का आप अगर कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन मोड से करना पड़ेगा। क्या एक सिंगल पर्सन से, एक आदमी से एक दिन में ले सकते, सिंगल ट्रांजैक्शन को लेकर नहीं ले सकते। जैसे मान लो मैंने इनवॉइस भेजा 6 लाख रुपए का एक आदमी को, ठीक है, अब वो मुझे दे रहा है 4 लाख रुपए, नहीं ले सकता मैं। एक सिंगल ट्रांजैक्शन कितने की है, 6 लाख की, लेकिन वो मुझे कैश दे रहा है 4 लाख का, तो नहीं ले सकता।
2 लाख रुपए, 2 लाख से कम, 1 रुपया कम, राइट। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम वन पर्सन, एक इवेंट और एक ओकेजन से रिलेटेड भी मैं नहीं ले सकता 2 लाख से ज्यादा का। 2 लाख से ज्यादा का किसमें? कैश नहीं ले सकता मैं, उससे कम ले सकता हूं एक इवेंट और ओकेजन से। मान लेते हैं जैसे हमने क्या करा, हमने भाई शादी का प्रोग्राम चल रहा है, शादी के केस में हमने क्या करा, मैरिज है, मैरिज के अंदर डेकोरेशन का काम अलग है जी, हलवाई का काम अलग है, कैटरिंग का अलग है, टेंटिंग का अलग है, सब चीजें अलग अलग है, लेकिन हमने एक कंबाइंड ठेका एक आदमी को दे दिया, मान लो 15 लाख रुपए का दे दिया, तो उस केस में एक इवेंट एक ओकेजन हो गया, तो भी मैं उस व्यक्ति से जो है उसको जो है यानी कि वो मुझसे नहीं ले सकता 2 लाख से ज्यादा का कैश। जितना ले सकता है वो मैंने आपको बता दिया, राइट। अच्छा, अब ये कहता है अगर आपको ट्रांजैक्शन करनी है एक व्यक्ति से ज्यादा, मतलब एक पर्सन से ज्यादा, तो उस केस में आपको अकाउंट पे चेक के थ्रू देना पड़ेगा। ये कहता है कि ये वाली जो कंडीशन है वो आपकी गवर्नमेंट के केस में अप्लाई नहीं होगी, और एनी रिसिप्ट बाय द गवर्नमेंट और एनी बैंकिंग कंपनी के केस में, पोस्ट ऑफिस के केस में, सच अदर पर्सन और एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफाई करेगी। चलिए अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस और पेमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब कुछ केसेस के अंदर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कि अगर एक पर्सन है जो कि बिजनेस चला रहा है, ठीक है जी, उसका वो बिजनेस कैरी कर रहा है और उसकी जो सेल्स जो टर्नओवर है पिछले टैक्स ईयर की वो 50 करोड़ से ज्यादा की थी, तो उस केस में उसके लिए मैंडेटरी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड की जो फैसिलिटी देगा अपने क्लाइंट को। आप समझ गए? मान लो जैसे मैं अपनी बात करता हूं, पिछले साल मेरी टर्नओवर 55 लाख रुपए थी, तो अब मेरे पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि मुझे कोई पेमेंट दे रहा है या मैं किसी को पेमेंट दे रहा हूं तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू दूं। हालांकि ये सब चीज लोग कर ही रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो गाइज ये कुछ नियम थे जो मैंने बता दिए। पेनल्टी की बात करूं तो लेने वाले के ऊपर इनकम टैक्स नए बिल के हिसाब से दोस्तों 100% की पेनल्टी है। यानी कि मान लो मैंने एक आदमी से 3 लाख रुपए कैश ले लिया, तो उस केस में लेने वाले के ऊपर 3 लाख रुपए की यानी कि 100% पेनल्टी लगती है एज पर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। सो आप अगर ये चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं प्रॉपर्टी में कैश का लेन देन कितना कर सकते हैं, तो गाइज वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना, एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती है रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे लाल बटन को दबाओ ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप मिस ना करो। और ये वाली जो कॉपी है आपको इनकम टैक्स बिल की, वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।